हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मगध साम्राज्य विस्तार में हर्यक वंश के बाद पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश कब से कब तक 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक मगध पर जो आपको रहा था और मगध पर जो शासन किया। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? तो स्वयं शिशुनाग। और शिशुनाग ने कब से कब तक राज किया? तो शिशुनाग का शासन काल है 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी तक। इसने मगध पर जो आपको राज किया था। शिशुनाग है जो शासक बनते ही साम्राज्य विस्तार नीति के तहत साम्राज्य विस्तार नीति अपनाया और साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मगध का साम्राज्य है जो आपको बढ़ाया था। इसने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत किसको है जो मगध में मिलाया? तो पहले है जो अवंती को जीता था, अवंती महाजनपद को। अवंती महाजनपद को है जो जीतकर मगध में मिलाने वाला है जो आपको कौन सा राजा हो गया मगध के? तो शिशुनाग वंश के है जो राजा शिशुनाग, जो अपने नाम से ही अपने वंश का है जो नाम रखा था। तो अवंती को सर्वप्रथम है जो जीत करके मगध में मिलाने वाला राजा कौन है आपको? शिशुनाग। अवंती महाजनपद को जीता था सर्वप्रथम। उसके बाद कहा जाता है वस्त्र महाजनपद को जीता था। वस्त्र महाजनपद को जीत करके मगध में मिला लिया और कौशल को है जो आपको जीत करके मगध में मिलाया। कौशल को है तो युद्ध में जीत करके मगध में मिलाने वाला शासक कौन है आपको? शिशुनाग। क्लियर यहाँ तक? आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर था अपना मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य की है जो उस समय राजधानी कहाँ था आपको? पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र है जो राजधानी है जो हर्यक वंश के शासक उदयन ने है जो आपको राजगीर से बना करके कहाँ कर दिया था? पाटलिपुत्र। राजगीर से हटाकर कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र। किसने? तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने। पाटलिपुत्र को कहा जाता है, प्राचीन नाम कुसुमपुर है, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है आपको? कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? कुसुमपुर। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था, लेकिन जैसे ही शिशुनाग ने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत साम्राज्य को विस्तार कर दिया तो मगध को नियंत्रण करने के लिए इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली को बना दिया। पाटलिपुत्र से हटा करके राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली को। किसने? तो शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया था, वैशाली को बनाया। क्लियर यहाँ तक? जो कि आपको अवंती है जो आज के मध्य प्रदेश वाला एरिया में पड़ता है, अवंती महाजनपद। और अवंती को सर्वप्रथम जीतने वाला मगध के है जो आपको शासक कौन है? शिशुनाग। और अवंती को जीत कर कहाँ में मिला लिया? मगध में। उसके बाद उत्तर प्रदेश वाला एरिया में पड़ता था कोशल महाजनपद। कोशल को भी युद्ध करके है जो आपको हरा दिया और वहां का है जो अपने क्षेत्र को मिला लिया। उसके बाद एक और शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था वस्त्र महाजनपद, जो उत्तर प्रदेश में भी है, वस्त्र महाजनपद। क्लियर यहाँ तक? ये सभी है जो आपको तीनों महाजनपद को सर्वप्रथम जीतने वाला मगध के शासक शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश के था, जो सबसे पहले है जो अवंती, वस्त्र और कौशल को युद्ध में जीतता था। इससे पहले कोई भी युद्ध में है जो इन तीनों महाजनपद को नहीं जीता था। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद कहा जाता है आपको कि शिशुनाग है जो इसके है जो मृत्यु हो जाता है और शिशुनाग के एक पुत्र था जिसका नाम था कालाशोक।
शिशुनाग के है जो मृत्यु के बाद है जो अगला शासक कौन बढ़ता है आपको? कलाशोक। कहा जाता है कि शिशुनाग के है जो शासन काल में मगध साम्राज्य का विस्तार बंगाल से लेकर के आपको कहाँ तक फैला हुआ था? मालवा तक। यहाँ तक आपको बंगाल से लेकर के मालवा जो कि आपको अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के क्षेत्र में था। तो शिशुनाग के शासन काल में उत्तर मध्य भारत के गंगा मैदानी क्षेत्र और मालवा तक है जो आपको साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। इसके मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र कौन है आपको? कालाशोक। कालाशोक जो कि कालाशोक है जो आपको 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक शासन किया। कालाशोक को है जो पुराण तथा महाभारत में पुराण तथा मुख्य रूप से दिव्यादान ग्रंथ एक है, दिव्यादान ग्रंथ जो कि दिव्यादान ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म। तो कहा जाता है कि पुराण महाभारत तथा दिव्यादान ग्रंथ से यह पता चलता है आपको कि कालाशोक का उपनाम क्या था? काकवर्ण। कालाशोक का उपनाम क्या था आपको? काकवर्ण। तो पुराण तथा दिव्यादान ग्रंथ से कालाशोक का उपनाम काकवर्ण था। काकवर्ण क्योंकि इसका चेहरा है जो आपको काला था, इसी चलते इसको काकवर्ण कहा गया। कहा जाता है आपको कि कालाशोक जैसे ही शासक बनता है तो अपनी राजधानी को है जो आपको वैशाली से पुनः कहाँ लेके चला आया? पाटलिपुत्र। तो वैशाली से है जो राजधानी पाटलिपुत्र है जो पुनः लेके चला आया कौन? कालाशोक। तो कालाशोक कहा जाता है अपनी राजधानी वैशाली से परिवर्तन कर पुनः पाटलिपुत्र को बना दिया। पाटलिपुत्र को बना दिया। क्लियर यहाँ तक? लेकिन इससे पहले कहा जाता है आपको कि जब कालाशोक अपनी राजधानी वैशाली में बनाया हुआ था तो उस समय है जो आपको कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 बीसी में कालाशोक वैशाली में कराया था। कहा जाता है कि दूसरा बौद्ध संगति के आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कालाशोक ने 383 बीसी में कराया था। और दूसरा बौद्ध संगति में कहा जाता है कि अध्यक्ष कौन था? सावाकामी। अध्यक्ष कौन था दूसरा बौद्ध संगति में? तो अध्यक्ष सावाकामी। अध्यक्ष कौन था आपको? सावाकामी। या कहीं कहीं आपको सर्वकामी लिखा रहेगा, सर्वकामी। क्लियर यहाँ तक? तो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन 383 बीसी में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था क्योंकि कालाशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था। कालाशोक कौन सा धर्म के अनुयायी था आपको? बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बौद्ध धर्म के अनुयायी था। और कालाशोक ने अपने है जो शासनकाल में वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया। उस समय अध्यक्ष कौन था? सावाकामी, या इसी को कहिए सर्वकामी। कहा जाता है आपको कि इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित होंगे मतभेद को लेकर। कोई है जो आपको बुद्ध भगवान को पुरुष के रूप में है जो मानते थे और कोई भगवान के रूप में मानते थे। इसी को लेकर मतभेद हो जाता है। और बौद्ध धर्म है जो कहा जाता है आपको कि इसमें है जो विभाजित हो गया दो भाग में, विभाजित
पूजा को लेकर पहला है जो आपको भाग बना स्थविर, कौन सा? स्थविर। क्लियर यहाँ तक। और दूसरा है आपको भाग था जिसका नाम था महासंगीत। महासंगीत। क्लियर यहाँ तक। स्थविर और महासंगीत, जो कि महासंगीत है जो आपको बुद्ध भगवान के मूर्ति के है जो आपको लेकर के है जो पूजा को विरोध करता था और इसको भगवान मानता था। तो महासंगीत के लोग बुद्ध भगवान को महासंगीत के लोग बुद्ध भगवान को पूजा करता था, जबकि है जो स्थविर कहता था कि नहीं, वो एक व्यक्ति थे। स्थविर के लोग है जो आपको बुद्ध भगवान को है जो व्यक्ति मानते थे, जबकि आपको महासंगीत के लोग बुद्ध भगवान को भगवान मानते थे। क्लियर यहाँ तक। तो दूसरा बौद्ध संगति है जो किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में। कहा जाता है आपको कि कालाशोक अपने राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर चला आया था। तो पाटलिपुत्रा में घूमते समय इसको रात्रि को है जो आपको हत्या कर देता है महापद नंद नामक व्यक्ति ने राजधानी में घूमते समय। क्लियर यहाँ तक। आइए हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है कि कालाशोक की हत्या, ध्यान से समझेंगे। कालाशोक की हत्या पाटलिपुत्रा में घूमते समय महापदनंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू से हत्या कर दिया। इसके बाद कहा जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जो कि आपको महाबोधि वंश से पता चलता है। महाबोधि वंश से पता चलता है कि कालाशोक के कितने पुत्र थे? तो 10 पुत्र थे। क्लियर है सर। 10 पुत्र में है जो आपको कहा जाता है कि मगध पर 20 वर्षों तक राज किया। 20 वर्षों तक राज किया, अर्थात कब से कब तक? तो कालाशोक है जो कहा जाता है कि कालाशोक रहा था 394 से लेकर के 366 बीसी तक। 394 से 366 बीसी तक। क्लियर यहाँ तक। और 366 के बाद है जो आपको 20 वर्ष तक कौन है जो आपको शासन किया? तो इसको 10 पुत्रों ने, यानी 366 से लेकर के 346 बीसी तक इसके 10 पुत्रों ने है जो आपको राज किया था। और सबसे अंतिम पुत्र था आपको सबसे अंतिम पुत्र, जिसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, जो कि नंदीवर्धन है जो जब शासन कर रहा था, तो नंदीवर्धन की हत्या है जो आपको महापद नंद ने कर दिया था। और नंदीवर्धन की हत्या महापद नंद ने कर दिया। और महापद नंद ने है जो हत्या करके मगध पर एक नए राजवंश के है जो उदय किया, जिसका नाम पड़ा कौन सा वंश? नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश, जो कि नंद वंश का है जो आपको समय 344 बीसी से 322 बीसी तक माना जाता है। तो कहा जाता है आपको कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था आपको? तो नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद मगध पर अगला वंश कौन सा बैठा? नंद वंश। और नंद वंश है जो आपको 344 बीसी से लेकर के 322
22 BC तक रहा था। क्लियर है तक? नंद वंश के संस्थापक कहेगा कौन है? संस्थापक तो महापद नंद। महापद नंद, जो कि महापद नंद एक नापित नंद था। नापित जाति यानी नाई जाति से था। क्लियर है तक? इसी को है जो कहीं कहीं आपको शूद्र है जो आपको वंश के नाम से जाना जाता है, या शूद्र जाति को बताया जाता है। क्लियर है तक? तो कहा जाता है कि नंद वंश के संस्थापक महापद नंद, और महापद नंद शासक बनते ही इसने सबसे प्रमुख का काम किया कि सबसे पहले कलिंग को है जो आपको जीता था। तो कलिंग महाजनपद, जो कि कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ ले? तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ था? तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ था? तोसली। और कलिंग के है जो राजा उस समय कौन था? तो कलिंग के राजा था आपको नंदराज खारवेल। नंदराज खारवेल। तो कहा जाता है आपको कि जैसे ही आपको नंद वंश के शासक महापद नंद मगध के राजा बनता है, तो इसने सर्वप्रथम जाकर के कलिंग को आक्रमण किया, और कलिंग को सर्वप्रथम जीतने वाला राजा कौन था आपको? तो नंद वंश के शासक महापद नंद। और महापद नंद ने कलिंग को जीता था। इस बात की जानकारी आपको कलिंग के है जो आपको राजा नंदराज खारवेल ने एक अभिलेख लिखाया था, जिसका नाम है हाथी गुफा लेख। और हाथी गुफा लेख से पता चलता है कि मगध के राजा महापद नंद कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग को सर्वप्रथम जीत करके मगध में मिलाया था। इस बात की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और उसमें लिखा गया कि कलिंग के जब जीत लिया था, तो महापद नंद ने कलिंग के प्रजा के लिए एक नहर खुदवाया था, और कलिंग से कई सारे जैन धर्म के जुड़ा हुआ मूर्ति लेकर के पाटलिपुत्र आया था, जिससे पता चलता है कि महापद नंद कौन सा धर्म के अनुयायी था? तो जैन धर्म के अनुयायी था। क्लियर है? और महापद नंद कहा जाता है आपको कि शासक बनने के बाद इसने एक राठ की उपाधि लिया, सर्व छत्रांतक की उपाधि लिया, और अपने आप को है जो दूसरा परशुराम की उपाधि धारण किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं। महापद नंद सर्वप्रथम कलिंग को जीतकर मगध में मिलाया। क्लियर है तक? इस बात की जानकारी है जो आपको कहां से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। कौन सा अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख से है जो इस बात की जानकारी मिलता है कि सर्वप्रथम कलिंग को जीता था कौन? तो महापद नंद ने। जो कि हाथी गुफा अभिलेख किसने है जो आपको लिखवाया था? तो हाथी गुफा लेख है जो लिखवाया था नंदराज खारवेल ने। तो नंदराज खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में बताया था कि मगध के राजा महापद नंद सर्वप्रथम कलिंग को जीता था, और कलिंग में एक नहर भी खुदवाया था। किस अभिलेख से पता चलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। महापद कलिंग में जनता के लिए नहर खुदवाया था। और कहा जाता है आपको कि महापद नंद कलिंग से जैन मूर्तियां लाया था, जिससे यह पता चलता है कि यह जैन धर्म के है जो अनुयायी था। यानी महापद नंद कौन सा धर्म के अनुयायी था? जैन धर्म के अनुयायी था। कौन? महापद नंद। क्लियर है यहाँ तक? महापद नंद कहा जाता है आपको कि कलिंग के जीतने के बाद इसने है जो आपको एक राज की उपाधि लिया था। तो महापद नंद की उपाधि ध्यान से समझेंगे। तो महापद नंद की 3 उपाधि याद रखना है।
एकराट की उपाधि, एकराट। दूसरा में है जो आपको भार्गव की उपाधि लिया था, भार्गव। उसके बाद कहा जाता है आपको कि सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक कहने का अर्थ है कि सभी क्षत्रियों का है जो नाश करने का प्रण किसने किया था, महापद नंद। जैसे आपको भगवान परशुराम सभी क्षत्रियों को है जो नाश किए थे, उसी तरह से आपको महापद नंद है जो क्षत्रियों को नाश करने का प्रण लिया था। इसी चलते अपने आप को सर्व छत्रांतक या इसी को कहते हैं आपको दूसरा परशुराम, द्वितीय परशुराम अपने आप को कहा। तो अपने आप को दूसरा परशुराम कौन सा मगध के राजा ने कहा था, तो महापद नंद ने। और भार्गव की उपाधि लिया था, एकराट की उपाधि लिया था, महापद नंद। महापद नंद कहा जाता है कि इसके 8 पुत्र थे जो कि बारी बारी से है जो आपको शासन किया, जिसमें सबसे क्रूर पुत्र था, सबसे बदमाश, जिसका नाम था धानानंद। और धानानंद कहा जाता है आपको कि जब मगध के राजा था तो उस समय भारत में है जो सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। तो अगले हम वीडियो में देखेंगे कि भारत में है जो आपको विदेशी का आक्रमण कैसे हुआ, और उसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।